डियर एस्पायरेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा मेटल्स पर, अर्थात धातुएं। क्या होती हैं धातुएं, इसी बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार किस्से और कहानियों में इन धातुओं का प्रयोग बताऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, किस्से कहानियाँ नहीं, केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सभी लोगों से आग्रह ये करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पर तुरंत मिल जाया करेंगे। और साथ ही साथ उम्मीद यही है कि मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊंगा, आपको सेटिस्फाई कर पाऊंगा अपने इस वीडियो से, जो कि ये मेटल और जिसको आप धातु बोलते हैं हिंदी में, समझा पाऊंगा। तो यदि आपको वीडियो बीच में अच्छा लगता है तो आप खटाक से लाइक बटन को आप कर दीजिएगा और वहीं पर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मेटल्स पीरियोडिक टेबल में एक बहुत ही ज़्यादा जगह घेरते हैं, या मैं कहूँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्यों? 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में स्टैब्लिश्ड हैं। 118 118 जीएस का क्वेश्चन आता है कभी कभी कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट सेट करे गए हैं, तो यहाँ 118 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इन 118 में से 22 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स में अदर प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के मिलाकर होती है, इनको आप लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाद बाकी बची हुई मेटल्स हैं इन 118 में से, ये सारी की सारी मेटल की कैटेगरी में आती है। मेटल्स वही धातुएं जिनसे आपके घरों के बर्तन, बहुत बड़े बड़े हथियार, पंखे, मोबाइल फोन्स, मेटल्स में हर जगह इसका यूज होता है मेटल्स का। आप पूरे यूनिवर्स में अगर मेटल का प्रोपोर्शन देख लें तो मेटल का प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, और जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो इसीलिए इसका यूज भी उतना ही ज़्यादा होता है। ऐसी मेटल्स आप गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इन सभी का प्रयोग जो है अपने ऑर्नामेंट्स में करते हैं, आभूषणों में करते हैं। साथ ही साथ कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। हालांकि मेटल जैसी ना दिखती हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी हैं। वो मेटल नहीं होती जिनको आप अभी तक मेटल समझते रहे। गोल्ड एक मेटल है, आपको पता है, लेकिन बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जो शायद मेटल जैसी ना दिखती हो, लेकिन वो मेटल की कैटेगरी में रखी गई हैं। यूरेनियम बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल इन द वर्ल्ड टिल डेट नोन, अर्थात आज तक जितनी भी धातुएं नोन हैं, ज्ञात हैं, उनमें यूरेनियम, जिसका सिंबल होता है यू, ये अभी तक सबसे महंगी धातु की श्रेणी में रखी गई है। क्यों? क्योंकि यही वो मेटल है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आती है, न्यूक्लियर आयुध, हथियार बनाने के काम आती है, और इसीलिए इसको बड़ी मात्रा में ट्रेड किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको देखकर, जिनको समझकर हम ये जानकारी करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो चीज है ये मेटल है या नहीं है। हम सभी लोग ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात ज्यादा केमिस्ट्री में ना घुसकर हम ऊपर ऊपर से कैसे पता लगाएं कि पर्टिकुलर चीज मेटल क्यों है। हम पता लगाएंगे कि गोल्ड एक मेटल क्यों है, हम पता लगाएंगे कि सिल्वर एक मेटल क्यों है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनकर आते हैं। आप स्टे ट्यून्ड विद दिस ज्ञान प्लैनेट चैनल। तो दोस्तों, जो मेटल की प्रॉपर्टी सबसे पहले होती है, आप लोग मेटल देख को कैसे पहचानते हैं कि जो शाइनी हो, जो चमकदार हो, जिसमें चमक हो। चमक को आप इंग्लिश में बोलते हैं लस्टर, LUSTRE। इसमें कैसी शाइन होती है, अर्थात इसमें कैसा मेटालिक लस्टर होता है। अर्थात यदि आप गोल्ड को देखें, सोना, चांदी, ठीक है, स्टील, तो ये क्या है? ये चमकदार चीजें हैं, ये चमकती हैं। सोना चमकता है, मेटालिक
एक देखिए, एक चमक तो होती है हीरे की, लेकिन वो मेटालिक चमक नहीं होती है, वो धात्विक चमक नहीं होती है। धात्विक चमक आपको अलग से, धातु की चमक और टॉर्च की चमक में अंतर पता चल जाएगा। टॉर्च की चमक अलग होती है और धातु की चमक अलग होती है। बहुत ही हल्की सी शाइन एक लाइन के रूप में या एक हल्के से बड़े प्यारी सी शाइन के रूप में चमक के आ रहा होगा, तो वो मेटालिक लस्टर इसको बोलते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी आप कैसे किसी चीज को देखकर पहचानेंगे कि वो मेटल है या वो धातु है, उसका लस्टर। ठीक है, अब ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर में चमक है, लेकिन ये मेटालिक लस्टर नहीं है। कुछ चमकीली प्लास्टिक का यूज किया जाता है, चमकीले कवर्स का यूज किया जाता है इसको चमकदार बनाने के लिए, लेकिन ये देखकर आप कतई नहीं कहेंगे कि ये मेटल है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक, जो पॉइंट आ जाता है वो हमारा होता है लस्टर। दूसरा पॉइंट क्या आता है? सोनोरस, सोनोरस या सोनोरिटी। ये भी एक धातु का गुण होता है। सोनोरिटी का गुण होता है कि यदि किसी धातु को छोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो वो जमीन पर गिरते ही टन की आवाज आएगी, टिंग टिंग की आवाज आती है, गिरते हुए एक छनक की आवाज आती है। यदि आप अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को अभी इस जमीन पर छोड़ दें तो आपकी रिंग एक टन से आवाज करेगी। आपके घर में, किचन में लगे हुए बर्तन टनटनाहट की आवाज करते हैं। तो यही एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। उसकी प्रॉपर्टी को इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस या सोनोरिटी। कोई धातु सोनोरस है, क्यों है? क्योंकि उसमें सोनोरिटी की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, सोनोरस का गुण पाया जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सोनोरिटी कहेंगे। अगला आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी मेटल को इतनी जल्दी गलाना आसान नहीं होता है, किसी भी मेटल को इतनी जल्दी उबालना आसान नहीं होता है, इसीलिए हम हाई मेल्टिंग पॉइंट अर्थात एमपी और हाई बीपी या बॉइलिंग पॉइंट, यही अगली प्रॉपर्टी होती है कि यदि आप लोहे को ले लें, लोहे को आप हल्का सा गर्म करेंगे, लगभग जिस टेम्परेचर पर पानी उड़ जाता है, 100 डिग्री पर पानी उड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन 100 डिग्री पर लोहा उड़ना शुरू नहीं होता है। 100 डिग्री पर बर्तन स्टील के उड़ना शुरू नहीं होते हैं, पीतल उड़ना शुरू नहीं होता है, गोल्ड उड़ना शुरू नहीं होता है। इनके सबके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचे होते हैं। मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि टंगस्टन एक ऐसी मेटल है। कौन सी मेटल? टंगस्टन, जिसको आप लोग सिंबल W से डिनोट करते हैं। टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 3450 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। 3400 से 3450 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं, टू बी प्रिसाइज, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली किसी को बताना हो, तो टंगस्टन का एक्चुअल जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको और करके आप लिख सकते हैं 3422 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होती है। अब आप समझ सकते हैं कि 3422 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना हाई टेम्परेचर होता है। आप 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस की जो भाप है, इसको आप टच नहीं कर सकते। थोड़ा सा आप अपने घर के किचन में जब दूध को गरमाया जाता है, जब वो कंटेनर कितना गर्म हो जाता है तो उसको छूना असहनीय हो जाता है, लेकिन जब टंगस्टन 3422 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होती है तब वो मेल्ट होना शुरू होती है, अर्थात वो गलना शुरू होती है। मेल्टिंग अर्थात गलनांक, गलना, ठीक है। तो अब इस प्रकार की धातु का यूज कहां पर होता है? ये मेल्टिंग पॉइंट, इतनी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इतने हाई गलनांक वाली धातु का यूज कहां पर होता है? ये वही टंगस्टन है जिसका यूज जो होता है हमारे घरों के जो बल्ब होते हैं, बल्ब, एलईडीज नहीं बता रहा हूं मैं, बल्ब्स की बात कर रहा हूं, जो आपने देखे होंगे गोल गोल होते हैं,
एलईडीज तो आजकल कई डिजाइन्स की आ गई हैं जो वाइट लाइट देते हैं, वो सिस्टम अलग है। लेकिन मैं टंगस्टन की बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मल बल्ब जो होता है उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत पतला सा एक तार होता है, बिल्कुल फ्यूज वायर से भी पतला। तो वो वायर जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। वो टंगस्टन का जो बना वायर है, अब देखिए कितना पतला वायर। अगर आप इतने पतले कॉपर वायर को आप इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो कॉपर वायर क्या होता है, फ्यूज हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, बस्ट आउट हो जाएगा। लेकिन टंगस्टन वायर इतनी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी झेल लेता है। क्यों झेल लेता है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे गलाया केवल इतने डिग्री सेल्सियस पर जा सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है उसका टेम्परेचर इतना नहीं हो पाता है, इतना नहीं पहुंच पाता है। दूसरी और बात, अब आप सोचते होंगे कि तो फिर बल्ब फ्यूज क्यों हो जाता है, बल्ब का जो वायर है वो फिर कभी कभी टूट क्यों जाता है? वो इसलिए कि कभी, अब जैसे देखिए पतला वाला वायर लगाया, बहुत ही पतला वायर लगाया, तो डेफिनेटली वो थोड़े ही समय के लिए 3422 डिग्री सेल्सियस पर वो गर्म होना शुरू होता है। अगर इस वायर को मोटा कर दिया जाएगा तो वो कभी गलेगा नहीं, कभी गलेगा नहीं, तो उसका अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ऊपर की जो बल्ब का जो कांच है वो गलना शुरू हो जाएगा और वो एकदम से ड्रिप डाउन करने लगेगा, चूना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस वायर को इतना पतला बनाया जाता है कि जब थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो जाए तो वो ब्रेक हो जाए बीच से, अदरवाइज वो बल्ब को गलाना शुरू कर देगा और बल्ब गलना काफी खतरनाक हो सकता है। क्यों? कोई भी व्यक्ति अगर उस बल्ब के नीचे बैठा होगा तो उसके ऊपर वो पिघला हुआ कांच जब गिरेगा तो शायद उसके लिए एक बहुत ही घातक परिणाम साबित हो सकता है। इसीलिए इस वायर को इतना पतला बना दिया जाता है कि अच्छा खासा टेम्परेचर तो सफर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, झेल सकता है, लेकिन यदि ज्यादा टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा तो फिर बल्ब गलना शुरू हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम वायर को ही इतना पतला बनाएं कि नॉर्मल टेम्परेचर पाकर वो टूट जाए। ठीक है, तो टंगस्टन एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु होती है। तो आप लोगों ने देखा कि टंगस्टन कितनी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली, यानी कि इतने टेम्परेचर के बाद ही ये पिघलती है। लेकिन जब हम हर मेटल की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं अपवाद जरूर छुपे होते हैं। ये अपवाद क्या होते हैं? वो जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। मेटल का रूल क्या होता है कि वो उनमें हाई एमपी और बीपी होता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो नॉर्मली ही पिघले हुए होते हैं या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही वो बिल्कुल अपने लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो द्रव अवस्था में होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल होता है सीजियम। सीजियम का सिंबल होता है CS। इसका जो टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये 30 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघला हुआ होता है। अब रूम टेम्परेचर अराउंड कितना होता है? 32 से लेकर 35, 37 तक ये रूम टेम्परेचर नॉर्मली रेंज में माना जाता है। ये जो रूम टेम्परेचर होता है इसी रेंज में माना जाता है। तो अब इसी रूम टेम्परेचर पर ये धातु जो है ये लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। अभी मैंने क्या रूल बताया? रूल क्या था कि जो भी प्रॉपर्टीज आप मेटल को कैसे पहचानेंगे कि जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी कि जो नॉर्मली न पिघले, जो नॉर्मली न गले, वो वाली धातुएं होती हैं। लेकिन सीजियम तो यहां पर ऐसी धातु है जो नॉर्मल अवस्था में पिघली हुई ही होती है। अब इसको जमाने के लिए हमको टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल होता है जिसको बोलते हैं आप गैलियम, GALLIUM। इसको जो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है ये 29 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघला हुआ था, यानी कि सीजियम से भी कम टेम्परेचर, 1 डिग्री कम तापमान में, ये तो रूम टेम्परेचर से और ज्यादा गिर गया, तो उतनी अवस्था में ही ये पिघला हुआ होता है। अर्थात जब आप इन धातुओं को मार्केट से अपने घर पर लाएंगे तो जब आप इसके पैकेजिंग को खोलेंगे तो ये आपको लिक्विड अवस्था में प्राप्त रहेंगी। ये मेटल शाइनी तो होंगी, ये शाइनी है मेटल, इनमें मेटालिक लस्टर होता है, लेकिन जब आप इनको टच करेंगे तो किस अवस्था में होंगी? ये लिक्विड अवस्था में होंगी। जब इसको टच करके गिराएंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल हल्का हल्का जो है लिक्विड फ्लूइड की अवस्था में पाई जा रही है आराम से। तो अब आप समझ सकते हैं बहुत सारी मेटल्स जैसे कि लोहा है,
सोना है, इनको आप काफ़ी, ये सॉलिड है, स्टील काफ़ी सॉलिड है, लेकिन ये बिल्कुल लिक्विड है, इनको तो हाथ से ही पकड़ के अलग किया जा सकता है। यहाँ पर तो चाकू लगाने की भी जरूरत नहीं, कोई कटर लगाने की भी जरूरत नहीं इस मेटल को काटने के लिए। उसका एक और अगला एग्जाम्पल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, जिसको आप बोलते हैं मरकरी, और इसका जो सिंबल होता है Hg। इस मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -38.8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, मरकरी एक ऐसी धातु है जिसका टेम्परेचर तो 0 से भी कम होता है। अब देखिए 0 पर तो वाटर भी जम जाता है, ठीक है, वाटर जमना शुरू हो जाता है या जम जाता है। 0 से और पीछे चले जाए, और पीछे चले जाए, -10, -20, -30, अभी भी मरकरी कैसी है, लिक्विड अवस्था में है। -35 अभी भी लिक्विड अवस्था में है, और -38.8 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड अवस्था में होती है। यानी कि इतना टेम्परेचर मिलते ही वो गल जाती है। अब इसको सॉलिड बनाने के लिए इससे और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, अराउंड 42 के आसपास, तब ये जमना शुरू होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रकार की धातुएं ऐसी भी हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज की जो एक प्रॉपर्टी हाई एम्प्योर बीपी उसको फॉलो नहीं करती है। तो जब कोई रूल्स को फॉलो ना करे उसको हम लोग बोलते हैं अपवाद। सीजियम, गैलियम, मरकरी। 30, 29, -38.8। तो और टंगस्टन क्या होती है, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाली धातु होती है, ठीक है, और सबसे हार्डेस्ट मेटल भी इसको कहा जाता है। टंगस्टन को आपसे पूछा जाएगा कि हार्डेस्ट मेटल कौन सी होती है पूरे यूनिवर्स में, नोन अभी तक जितनी भी पता है, तो हार्डेस्ट मेटल जो होती है वही होती है टंगस्टन। ओके, अगला आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी अर्थात कोई भी एक मेटल है, मान लीजिए मेटल का टुकड़ा है, ये क्यूब है, इस क्यूब के शेप में आपने मेटल ले लिया है, ठीक है, इस क्यूब को इतना ज्यादा पैटिंग करी जाए, इतना ज्यादा इसको पीटा जाए कि इसको एक थिन शीट के रूप में बनाया जा सकता है। इसको ऐसे दबा दिया जाए कि वो थिन शीट के रूप में फैल जाए, इसका एरिया बढ़ जाए, ठीक है। किसी भी धातु को जिसको हम लोग पीट पीट कर थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी, अर्थात पीटना, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, पीटना, धातु को पीटना। अब आप देखिए, ये जो चाकू वगैरह होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, तलवारें कैसे बनाई जाती हैं। एक मेटल का टुकड़ा लिया गया, बड़ा मेटल का टुकड़ा लिया गया, उसको गर्म किया गया, गर्म करने के बाद उसको पीटा गया, उस पीटने से वो मेटल पतली होती गई, दबती गई और फ्लैट शीट के रूप में कन्वर्ट हो गई, फिर उसको उसी आकार में ढाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो सिल्वर फॉइल होती है, या वो जो गोल्ड फॉइल होती है, या जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है, सब क्या होती है, होती तो मेटल ही है। गोल्ड क्या है, मेटल है। सिल्वर क्या है, एक मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। मिठाइयों पर गोल्ड और सिल्वर की परत चढ़ी होती है। तो गोल्ड की परत कैसे बनाई जाती है, इसी प्रकार से, चूंकि गोल्ड में और सिल्वर में बहुत अच्छी मैलिएबल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम लोग सिल्वर और गोल्ड की परत चढ़ा देते हैं मिठाइयों को अच्छा दिखाने के लिए, सोबर्टी के लिए। लेकिन एल्यूमिनियम को जो फॉइल होती है उसको खाने को रैप करने के काम आती है, ठीक है, वो भी काफ़ी शाइनी होती है, तो वो भी मेटल है, शाइनी भी है। एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर का अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, और साथ ही साथ इनमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी भी पाई जा रही है। तो आप इनको किस कैटेगरी में रखेंगे, ये हमारी मेटल्स की कैटेगरी है, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी आप समझ गए होंगे, मैलिएबिलिटी मतलब किसी धातु को पीट कर
थिन शीट के रूप में तैयार कर देना, बहुत पतली सी जो धातु की चादर बन जाती है। टीन आपने देखा होगा, लोहे की चादर की जो टीन बनाई जाती है वो फैक्ट्रीज में बन के आती है, ठीक है। तो बिल्कुल शीट में कन्वर्ट कर देना, उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी आती है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, DUCTILITY, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी को तार के रूप में खींच देना। जो मेटल होती है, मेटल को आप गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद आप उसको पकड़ के अगर आप खींचेंगे तो वो तार के रूप में खिंच जाती है, ठीक है। जैसे आपने तार बनते हुए देखे होंगे ना, तो वो तार के रूप में मेटल को खींचा जा सकता है। काफी गर्म करने के बाद उसको तार के रूप में खींचना ही उसको डक्टिलिटी। अब इसको कैसे आप समझेंगे, डक्टिलिटी बना है किससे, डक्ट। डक्ट मतलब होती है नलिका, नली या तार, ठीक है। तो किसी भी मेटल को डक्ट के रूप में बना लेना ही उस चीज की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, ठीक है। तो लस्चर, सोनोरिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी। एक और होता है जिसको आप लोग डेंसिटी भी बोलते हैं, डेंसिटी अर्थात घनत्व। डेंसिटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल में अर्थात यूनिवर्स में पाए जाने, अपने वर्ल्ड में पाए जाने वाले जितने भी धातुएं हैं, उन सब में जो सबसे घनी धातु है, सबसे जिस धातु का घनत्व तो सबसे ज्यादा है, वो होती है ऑस्मियम, उसको बोलते हैं ऑस्मियम। तो सबसे हाई डेंसिटी किसकी होती है, हाई डेंसिटी किसकी होती है, ऑस्मियम धातु की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑस्मियम का सिंबल होता है OS, ऑस्मियम। अब ऑस्मियम का मतलब मैं आपको बताऊं कि यदि आप इतना बड़ा टुकड़ा आप लोहे का ले लीजिए, ठीक है, और इतना ही बड़ा टुकड़ा आप ऑस्मियम का ले लीजिए। अब देखिएगा, ये है लोहा Fe, ये है ऑस्मियम। अगर इतने ही सेम टू सेम वॉल्यूम की आप दोनों धातुएं ले लें, तो इन दोनों धातुओं में ऑस्मियम आपकी बहुत ही भारी धातु होगी। मैं कहूं एटलीस्ट 3 से 4 गुना भारी, अर्थात Fe के इतने टुकड़े को पकड़ना आसान होता है देन ऑस्मियम। और यहीं पर आप अगर आप Fe को इतना बड़ा कर दें, अर्थात इतना बड़ा टुकड़ा आप लोहे का उठा लें, सॉलिड लोहा, मैं पीपे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सॉलिड लोहा, बिल्कुल लोहा खोखला ना हो, पूरा सॉलिड, तो उस लोहे को उठाना काफी मुश्किल होता है। और यदि आप 4 से 5 गुना जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, तो समझ लीजिए उतने ही बड़े ऑस्मियम को उठाना कितना मुश्किल हो सकता है, बहुत ही मुश्किल होगा। अब आप वही लोहा उठा रहे थे, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी के लिए आप हमारा जो है डेंसिटी वाला वीडियो जरूर देखें, वहां पर मैं आई बटन पर सेट कर रहा हूं, तो आप उसको देख लें, तो डेंसिटी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसमें बता रहा हूं कि अब देखिए, इतनी ही आप रुई ले लें, इतने ही वॉल्यूम की, ठीक है, इतनी रुई ले लें, और इतने ही वॉल्यूम का आप लोहा ले लें, और इतने ही वॉल्यूम का आप ऑस्मियम ले लें, तो कौन सा भारी होगा, रुई और लोहे में कौन भारी होगा, इतने में ही लोहा भारी होगा। जो ज्यादा वॉल्यूम है और जिसमें ज्यादा मास है, भले चाहे वॉल्यूम कम हो लेकिन मास ज्यादा हो, उसको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। कम वॉल्यूम में ही ज्यादा मास आ जाए, उसका ज्यादा घिराव हो, तो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इस प्रकार से ऑस्मियम बीइंग दी हाई डेंसिटी मेटल, हाईएस्ट डेंसिटी मेटल, ऑस्मियम को कहा जाता है। वन प्रॉपर्टी इज देयर, कंडक्टिविटी, CONDUCTIVITY। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब संचालन, यहां से वहां तक जाने का जरिया, किसके द्वारा, संचालक के द्वारा। कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टिविटी किनके द्वारा होता है, कंडक्टर्स के द्वारा। अब दो तरह की कंडक्टिविटी होती है, एक तो थर्मल अर्थात ऊष्मा की, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक। तो अब जो मेटल होते हैं, मेटल के ही तो तार बनते हैं,
अब यह मेटल की कोई रॉड बनती है, लोहे की सरिया आपने देखी, लोहे की सरिया ले लीजिए या लोहे का तार ले लीजिए, इन दोनों में क्या प्रॉपर्टी है? कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। ये क्या होती है? यदि आप लोहे की सरिया ले लें, काफ़ी लंबी सरिया आप ले लें, जिसको आप आयरन बार बोलते हैं, इसको आप एक तरफ से गर्म करिए, एक तरफ से, और दूसरे तरफ से आप इसको पकड़े रहिए। देखिए गर्म एक तरफ से हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपको इसकी हीट जब इस सरिया में ट्रांसफर होगी और सरिया धीमे 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 गर्म होती जाएगी और आपके हाथों तक इसकी हीट पहुंचेगी और आपके हाथों को फील होगा कि हाँ, इस लोहे की रॉड को हमने गर्म किया है कहीं पर और इसकी हीट चलकर हमारे इस छोर तक आ गई है, इस सिरे तक आ गई है। अर्थात जब हीट चलने लगती है किसी माध्यम के थ्रू, माध्यम क्या है यहाँ पर? लोहे की रॉड होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया? लोहे की रॉड क्या हो जाती? कंडक्टर हो जाती है, हीट को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने वाला माध्यम। तो जब हीट यहाँ से पहुंचकर यहाँ से चलकर यहाँ पहुंच गई तो हमने क्या कह दिया? इस लोहे की रॉड में कौन सी प्रॉपर्टी है? कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, चालकता है। ठीक है, लोहे की रॉड ने क्या किया? संचालन किया, चालन किया। तो उसी प्रकार से अब इसी लोहे की रॉड में अगर आप एक बिजली को दौड़ाएं, करंट को दौड़ाएं, तो लोहे के तार में करंट भी आसानी से दौड़ जाएगा। इसीलिए दोनों तरह का इस लोहे की रॉड में, लोहा क्या है? मेटल है, तो मेटल में दोनों प्रकार की चालकताएं पाई जाती। कौन कौन सी? एक तो थर्मल अर्थात गर्मी या हीट को भेजने वाली चालकता, और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों चालकताएं इसमें पाई जाती है। अब मैंने आपको इतनी प्रॉपर्टीज बता दी। कौन कौन सी? एक तो हो गई सोनोरिटी, एक हो गई मेलिबिलिटी, एक हो गई हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एमपीबीपी। ठीक है, एक हो गई लस्चर, एक हो गई डेंसिटी या डक्टिलिटी। आप यहां पर कंडक्टिविटी, ठीक है, सोनोरिटी, मेलिबिलिटी, कंडक्टिविटी, हाई एमपीबीपी, लस्चर, डक्टिलिटी और डेंसिटी। तो आपके पास ये चीजें सारी मेटल की प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेटल्स यही होती हैं। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ये जो वीडियो है ये आपका 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास की केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इवन जो क्लास 7th और 8th के भी बच्चे हैं उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जितने कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। लेकिन इसको याद कैसे करना है? इसकी ट्रिक ये है कि आप सोमा को हाई LUDU लड्डू दे। ठीक है, सोमा को हाई लड्डू दे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हिंदी में इसको याद कर सकते हैं। लेकिन केवल और केवल ट्रिक पर आपको भरोसा नहीं रखना है, आपको पहले इस चीज को समझना है। ठीक है, जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, उसका ट्रिक तो होती है उस कॉन्सेप्ट को कैसे छोटे प्रकार से अपने ब्रेन में हमेशा के लिए समाहित कर ले। ठीक है, तो दोस्तों आशा है, उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन वीडियो अच्छा लगने के बावजूद भी आपने भी इस चीज़ को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दें और वीडियो को अभी शेयर कर दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप कर लीजिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होती, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।